शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का, जहां पर कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। आश्रम से आंध्र प्रदेश से की प्रचारक आया, वो बोले किस प्रकार 1000 दक्षिण बस्तर में बहनें हैं, उनके बीच में काम करना होगा तो आप यहाँ से निकलिए। लेकिन उस समय हम छोटे थे, हमारे समाज में भी परिस्थिति था कि बाहर में लड़की को भेजा नहीं जाता है। ऐसा हमको रोकने का प्रयास किए। मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने फिर बोले कि मैं यहाँ से आपको निकाल देता हूँ, आप स्वयं सुरक्षा रखना है तो हम यहाँ से आपको भेजेंगे। हमको तो इसलिए उनको आपको जाने के लिए रोका? जी, रोकने का प्रयास किया। चलिए, उसके बाद जब 5-7 वर्ष बीत गए, जब आपने बनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से जब काम शुरू किया, तो फिर क्या कामयाबी कैसे मिली आपको? तो मैं, हमारे बड़े भाई ने मुझे नागपुर छोड़ने के लिए गए। राष्ट्र सेवकी समिति की संस्था है, वहाँ केवल महिलाओं के संबंधित में काम करते हैं। हमको वहाँ छोड़े, 1.5 महीना में हम वहाँ देखे कई हजारों महिलाओं के बीच में ऐसा काम करते थे। हमारे मन में भी आया कि हम 1.5 महीना में जो सीखे हैं पुनः जो है बस्तर में जाएंगे, इसी प्रकार वहाँ के जो महिलाओं के बीच में हम भी काम करेंगे। ऐसा मैं 1 साल के लिए मैं गई थी, लेकिन घर आने के बाद मैंने सबसे विनती की, मैं जो सीखे हैं मैं पीछे नहीं आएंगे, हम ऊपर जाएंगे। तो आपने किसकी, कुछ ऐसा एक कोई किस्सा बताएंगी जिसमें आपने किसी महिला की या किसी परिवार की मदद की हो, उसमें आपको कामयाबी मिली हो, वो कुछ कहानी बताइए। तो मैं इस प्रकार से जो दक्षिण बस्तर आने के बाद 1986 में मैं पूरे बस्तर में 500 ऐसी गाँव को पैदल घूमने लगे। तो एक परिवार में मैं कई बार वहाँ जाने का प्रयास करती थी। उसमें से तो आप 500 गाँव में पैदल घूमती थी उन दिनों में? जी, हम लोग कुछ बहनें हमारे साथ ही अभी भी आज ही सामने विराजमान है। उनके घर में हम वहाँ से बहनों को निकालने का प्रयास करते थे। अच्छा। काम करना है तो एक आदमी नहीं कर सकते, कई यहाँ के लोग। आपने और भी महिलाओं को अपने साथ जोड़ा, उनको तैयार किया जाए जी, ताकि ये काम को आसानी से हम कर सकेंगे। तो उस घर में विरोध भी किया गया कि हम यहाँ बार बार क्यों आती है, हम यहाँ से कोई बहन को नहीं देंगे। इस प्रकार से कई घरों में हमको ठोकर खाना पड़ा, दरवाजा बंद करते थे हमारे इधर क्षेत्र में। तो कोई कामयाबी की कहानी बताइए आप। तो इस प्रकार से हुआ, तो मैं उस घर से तो एक नहीं 20 बहनों को हमने निकाले। 20 बहनों को निकालने के बाद उनको लिखना पढ़ना सिखाए। सिखाने के बाद जो है हमने गांव में जाना शुरू किए। एक छोटा सा घटना है, तो एक दिन गंगालूर क्षेत्र से कई अंदर के गांव में हम चले गए, साव गांव करके। उस गांव में एक बहन को लेके गए और हमने वहाँ बैठने के बाद चारों तरफ से कोई अस्या लेकर, कोई ठंगिया लेके सब लोग आ गए। करीबन 10-20 लोग आए हमारे ऊपर हत्या करने के लिए। हमारे साथ वाले बहन बोलते हैं कि समाज सेवा करना बड़ा कठिन है, मेरे परिवार में भी लोग हैं, मुझे आपस जाना नहीं होगा, आज निश्चित है मेरा प्राण नहीं जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने बार बार हमको पीछे से खिसकना शुरू किए। हमने भगवान की ईश्वर के काम करने वाले लोग, उनके ऊपर कृपा करेगी तो हमारा काम होता है। हम उनको धीरे से हाथ जोड़े, कोई चिंता नहीं है, भगवान हमारे ऊपर कृपा करेगी, ये कुछ नहीं होगा, आप इसका चिंता मत कीजिए। पता नहीं क्या हुआ फिर? वो लोग, भगवान की कृपा है, सही में 5-10 मिनट में वो सब लोग जो मारने आए थे आपको, वो भाग गए, चले गए? भाग नहीं गए, साथ में जो है आते उत्तर सब नीचे रखे। ओह वाह वाह वाह, क्या बात है। तो देखा आपने, तो इन बहन ने क्या किया, 20 महिलाओं को बिठा के तैयार किया, उनके साथ ये गांव-गांव घूमने लगी। एक दिन जब किसी महिला के साथ बैठ के उनके उत्थान की बात कर रही थी, तो जो लोग नहीं चाहते इस इलाके में, चाहे वो नक्सलाइट के रूप में हो, या उन लोगों ने चाहा कि अगर ये लोग महिलाएं कामयाब हो गई, दूसरे लोगों को भी उत्साहित करेंगी, तो शायद हमारे हम जो करना चाहते हैं, अराजकता फैलाना चाहते हैं, वो ना फैला सकें। इन्होंने फिर अपने भगवान को याद किया
और वो ऐसी कृपा हुई कि वो लोग अस्त्र शस्त्र छोड़ के वहीं बैठ गए इनकी बात सुनने के लिए। फिर थोड़ा देर के बाद उन लोग सब लोग बैठे, हमको नशा पिलाने के लिए कई ऐसा नशा ले आए बड़े बड़े गंजी में। लाने के बाद आपको इसको हमारे साथ दोस्ती होना है तो इस चीज़ को पीना होगा। इस प्रकार से उन लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं। हम उनको आज जोड़े कब इस चीज़ को हम पिए नहीं है, कृपा करिए हम आपको ये चीज़ को हम आपको देंगे, आप पी लीजिए और हमको यहाँ से दाल चावल खिलाइए, उसको हम ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से उनको प्रेम से एकदम हाथ जोड़ करके विनती किए और उस नशा को उन्होंने पीने लगे। ऐसी मेरा कहना है कि ऐसा परिस्थिति अंदर अंदर गांव में, समाज के गांव में ऐसे लोग जो है अच्छे कार्य को बाधा डालने के लिए आज नहीं हजारों सालों से भी इस प्रकार से लगे हुए हैं। लेकिन जिस चीज़ को पाना है तो उसी चीज़ में उन्हीं के पास जो गुण है उसको पाना है तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना होता है, ये बड़ा कहानी है एक प्रकार की। अगर आप उनके साथ या बड़े बातें करेंगे, उनके साथ और भी कुछ व्यवहार करेंगे ताकि लोग दोबारा उस गांव में जाने नहीं देंगे। तो देखा आपने कि इन्होंने उनको ना ही प्रेरित किया लेकिन अपने प्रेम से उनका विश्वास जीता और ये 40 वर्ष से ये करती आ रही हैं। आप दांतेवाड़ा और इस बस्तर के इलाके से बाहर कहीं आपको क्या ऐसा अनुभव आया? कोई बाहर का अनुभव बताइए। ऐसी बस्तर से देखिए ये हमारे दर्शक जो ये सामने कैमरा है वो सब बैठे हुए आपको देख रहे हैं। 170 देशों में 23 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं आज ये प्रोग्राम को। तो इनको बताइए कि उनको क्या करना चाहिए। ऐसी बस्तर छत्तीसगढ़ को छोड़ के भी कई जनजाति क्षेत्र है, अलग अलग है। आसाम है, महाराष्ट्र है, आंध्र है, बेंगलोर, कर्नाटक, ऐसे सब क्षेत्र में हम गए हैं। अलग अलग क्षेत्र में जैसे बस्तर आज है ऐसी परिस्थिति कई क्षेत्र में है। लेकिन आज ऐसे क्षेत्र में भी एक दूसरे का अनुभव लेके संघर्ष करके ऐसे क्षेत्र भी हमारे क्षेत्र जैसा ही व्यवहार करने लगे। जब मैं एक बार आसाम क्षेत्र में गई, 300 सालों से जो यहाँ से बसे हैं जनजाति के लोग, ऐसी क्षेत्र में गुवाहाटी से 400-500 किलोमीटर दूरी पे गए। उनका ज़िंदगी हमारे परंपरा, हमारे सारे चीज़ को छोड़ करके अनभिज्ञता होके उनके जो परंपरा में जुड़ के ऐसी जगह में जो विराजमान है उनके पास भी हम गए, हमारे विचार उनके सामने रखे। आज उनको हमारे जो महिलाओं में जो शादीशुदा महिलाएं एक प्रकार के श्रृंगार करने का जो परंपरा है, उनसे भी कई क्षेत्र ऐसा है कि वो नहीं कर पाते हैं। ऐसी जगह भी हम उनके बीच में हम सब लोग मिलकर बैठे, उनको विचार दिए। आज ऐसी क्षेत्र भी आगे आकर हमारे परंपरा का चीज़ को उनको जोड़कर फिर उसी क्षेत्र में आइए। बहुत अच्छा। तो आपने सुना कि ये बस्तर इलाके से निकलकर आसाम तक महिलाओं को उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, इस सब की प्रेरणा देने वाली ऐसी ये हमारी बहन तांती आपसे मिलना हुआ। और इस प्रकार की अगर कुछ और महिलाएं हमारे देश में निकल आएं तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सपना है वो पल भर में ठीक हो सकेगा, ऐसी मेरी कामना है। आप आज मेरे शो पर आए, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं और आपको प्रणाम करता हूँ हृदय से। आप मेरे से उम्र में तो कम हैं लेकिन फिर भी मेरा आपके पांव छूने का मन करता है क्योंकि आपने निस्वार्थ इतना काम कर रही हैं। बहुत बहुत आपको साधुवाद। मुझे एक जो लोग बैठे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगी बड़ा संक्षेप में? मैं कुछ कहना तो नहीं चाहूँगी। जैसे अबूझमाड़ क्षेत्र का जो इलाका है आज भी इस प्रकार से जो चकाचौंध 7,500 बच्चे यहाँ पर आके उपस्थित है, अच्छे अच्छे बातें ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे अबूझमाड़ क्षेत्र जैसे
आज भी ऐसे बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अच्छा आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ने के बाद इस प्रकार से जो हमारे समाज या फिर हमारे छत्तीसगढ़ हो या फिर बाहर हो, तो उनको सबका आप सेवा देंगे और आप जैसे उनको आगे लाने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छे। तो बच्चों, आपको प्रेरणा उन्होंने दी। एक मिनट रुकिए कि आप भी अच्छा, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। यहाँ इस परिसर में 7,500 बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, आपको खाने को अच्छा सब मिलता है। लेकिन उनका ये कहना है कि आप पढ़ लिख जाओ। तो और बहुत बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी उनको ये सुविधाएं नहीं हैं, उन सब की मदद कीजिएगा। आप मुख्यमंत्री जी को भी कुछ कहना चाहेंगे या उनसे एक बार प्रणाम कर लीजिए और उसके बाद आपसे। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज ये नशा मुक्ति का जो एक ऐसा विषय है वो बड़ा विचित्र है। कितने भी अच्छा रहे, उस चीज़ को ग्रहण करने के बाद कई ऐसा क्षेत्र है उससे भूल जाते हैं। मैं ये आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि शासन प्रशासन भी सामाजिक जैसे क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कुछ मदद करे। उस काम को हम करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी कुछ दिन में सफल होगी। आप सबके सहयोग से ऐसा मैं निश्चित प्रार्थना करती हूँ। चलिए, आइए। देखा आपने, ये थी बुदरी तांती जी। इस प्रकार के लोगों को हम मेरे हर शो में हम कहीं ना कहीं से एक ऐसे चेंज मेकर को लाते हैं जिससे प्रेरणा मिले दर्शकों को, पूरे देश को, पूरे संसार को, पूरे विश्व को। और अभी वापस आते हैं स्वामी विवेकानंद की दूसरी बात उन्होंने क्या कहा? वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। ऐसी कल्पना पहली बार जब उन्होंने अमेरिका में शिकागो शहर में दी, तो अमेरिकन जितने बैठे थे इस तरह से हॉल में, वो अपने आप को विश्वास नहीं कर पाए। उनको ऐसा लगा कि ये कहाँ का एक मोंक आके, साधु आके भारतवर्ष से पता नहीं 25,000 किलोमीटर दूर है कि कितना दूर है भारत, वहाँ से आके हम सबको अपना परिवार कह रहा है। तो ये जो कल्पना, दो कल्पना, एक तो मैंने पहले बताया कि आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है, आपकी क्षमता में किसी प्रकार की भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, सब परिवार आपका है, पूरा छत्तीसगढ़ के लोग रहने वाले आपके हैं, पूरा भारत के लोग रहने वाले आपके हैं। ये कल्पना हमें स्वामी विवेकानंद से मिली और बुदरी तांती जैसे। अपनी बातें और आगे तो भी जारी छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा की एजुकेशन सिटी में कुछ तैयार हैं, छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर देखिए आपके दोनों साइड में माइक लेके लोग खड़े हैं। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप बेझिझक करके पूछ सकते हैं। अपना हाथ उठाइए, जब माइक आपको मिल जाए तो अपना नाम बताइए और उसके बाद प्रश्न पूछिए। हाथ उठाए रखिए, जब तक माइक नहीं आ जाए आपके पास हाथ उठा के रखिए। उसके बाद प्रश्न वाले दूसरा भी कोई हाथ उठा रहा है? गुड आफ्टरनून सर, माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दीपा गुप्ता है, मैं चूल्हा आसमान संस्था की 11th क्लास की मैथ्स की स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल सुभाष चंद्र जी से है कि सर, आप सभी को अपनी पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको ये सारी सकारात्मक विचार कहाँ से मिली? आपकी प्रेरणा स्रोत कौन है? आपके आइडल पर्सन कौन है? अरे वाह बड़ा अच्छा प्रश्न बेटा आपने पूछा। बैठिए। देखिए, हमारे यहाँ, हमारे परिवारों में एक प्रथा है। मैं जिन परिवारों से आता हूँ, एक हमारा
हम वैश्य परिवार के लोग हैं। वैश्यों में, अग्रवालों में एक परंपरा चलती है कि 10% अपने आमदन का कुछ ना कुछ अच्छे कामों में परिवार लगाता है। तो मैंने पिछले वर्ष दो वर्ष पहले अपने पिताजी से जिक्र किया कि अभी आपकी 5 पीढ़ी की जो प्रथा थी वो चलती आ रही है, मुझे लगता है कि मेरे अगली 2 पीढ़ियाँ भी करेंगी, इस प्रथा को आगे निभाएंगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो तुमने जो इतना तजुर्बा हासिल किया उसका क्या, वो तो नहीं बांटा। अब ये बात उन्होंने कह दी बड़े सहज रूप से, लेकिन मन में सोचता रहा कि कैसे करूं। तो वो ही उनकी प्रेरणा थी, मेरे पिताजी की। उन्होंने प्रेरणा दी कि अपना जो एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, जिस चीज़ से मैं कामयाब हुआ हूं पिछले 45-50 वर्षों में, जो सीखा है वो सबको बांटूं। उसी प्रेरणा से मैं ये करता हूं। और कोई प्रश्न है? मेरा नाम बबीता नाग है। मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। छुलो आसमान कारली दतड़ा में पढ़ती हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि हाथ उठा के हाथ हिलाइए जरा। कहाँ? अच्छा, इधर हैं। हाँ, बताइए। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य करना पड़ा? देखिए, लक्ष्य तो बेटा हर समय में बदलते रहे। जब काम शुरू किया था तो लक्ष्य था कि अपने परिवार पे कर्जा था, हमारे परिवार पर, वो उतर जाए। उस समय वो लक्ष्य लेके चले। 3 वर्ष उसको लक्ष्य को पूरा करने में लगा। उसके बाद दूसरे लक्ष्य आए, लेकिन एक समय में एक ही लक्ष्य। मैं आपको कहूंगा सबको कि एक समय में एक ही लक्ष्य लेके चलिए और उस लक्ष्य को हमेशा अपने सामने ध्यान में रखिए। और अंग्रेजी में कहते हैं कि जो आपका मकसद आपने तय किया कि मुझे ये जगह पहुंचना है, तो सोते उठते जागते खाते पीते सोते उसका ध्यान आपको रहना चाहिए। अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि ईट इट, ड्रिंक इट, लिव विद इट टिल यू अचीव दैट। और दूसरी बात उसके साथ साथ कि कभी भी देयर इज नो फेल्योर इन लाइफ until you accept it। जब तक हार नहीं मान ले तब तक हार नहीं होती। आप सभी वरिष्ठों को मेरा प्रणाम। सर, मेरा नाम अभिषेक है। सर, मेरा सवाल आप सुभाष चंद्र जी से है। सर, स्वामी विवेकानंद जी का कोट है कि इफ यू कांट टेक रिस्क यू कांट गेट सक्सेस। सर, 12वीं के बाद हमको कई लोग बोलते हैं कि आप इंजीनियरिंग करो, कई बोलते हैं मत करो। तो सर, हम पहचाने क्या, इंजीनियरिंग करना रिस्क है कि इंजीनियरिंग छोड़ना रिस्क है? नहीं, रिस्क तो आपके अपने मन में है। रिस्क किस चीज को मानते हैं आप? स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा, देखिए, रिस्क नहीं लेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? कि हर एक चीज में रिस्क है, लेकिन इंजीनियरिंग छोड़ने में रिस्क है या रखने में रिस्क है, ये तो आप अपने आप से प्रश्न पूछिए। अगर अपने आप से प्रश्न पूछना सीख जाएंगे तो आपको हर बात का जवाब मिलने लगेगा। इस पे मैं एक और बात आपको छोटी सी बताता हूं। बैठिए। थैंक यू सर। कैसे पहचानना किस बात में रिस्क है, क्या करना अच्छा है, क्या करना अच्छा नहीं है, ये बहुत से प्रश्न हम सबके सामने हर समय आते हैं। जाहिर है कि यहाँ सब बैठे हुए लोग बड़े जो उम्र में हैं, जो कामयाब भी हैं लाइफ में, उनके सामने भी प्रश्न आते हैं। तो मैं एक जो मैंने सीखा है, गौतम बुद्ध की जो विपस्सना है, मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। और विपस्सना वैसे तो बताई नहीं जा सकती इस तरह से लेक्चर हॉल में, लेकिन थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। रामायण के माध्यम से आपको विपस्सना की बात बताता हूं, और वो उसके अंदर आपके हर सवालों के जवाब आपको मिलते रहेंगे अगर आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो। वो क्या है? रामायण में कितने लोग रहे? राम सबसे पहले,
अभी अभी सब लोग राम राम बोलते हैं। राम का अर्थ क्या? तो मुझे समझ में रा से मतलब रोशनी, और मां का मतलब मेरे अंदर। मेरे अंदर की जो रोशनी है उसको राम का नाम कहा गया। और राम ने जन्म किसके लिया? दशरथ के। दशरथ यानी 10 घोड़ों वाला रथ। और अगर उसको सही मायने में अगर हम समझें तो हमारी 5 इंद्रियां हैं शरीर की जो हम महसूस करते हैं, और 5 इंद्रियां हमारी ऐसी हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। कौन कौन सी हैं 5 इंद्रियां महसूस करने वाली? बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कर्म करने वाली? तो ये 5 इंद्रिय महसूस करने वाली और 5 कर्म करने वाली, जो 10 इंद्रियों को, और उनकी माता का नाम क्या था? कौशल्या। कौशल्या का मतलब स्किल, हुनर जो आप सीखते हैं। यहाँ मैंने देखा, यहाँ हुनर का भी एक स्किल डेवलपमेंट का भी आपके यहाँ परिसर में एक जगह बन रही है। तो जो व्यक्ति कुशलता से अपनी 10 इंद्रियों को ठीक से काबू करके उनके ऊपर अगर रथ को चला सकता है तो राम का जन्म दे सकता है। और आगे उससे आगे चलिए तो राम के साथ क्या हुआ? सीता को खो दिया। सीता का अर्थ यहां पे जो मुझे समझ में आया वो आया दिमाग। और मनुष्य दिमाग कब खो देता है? जब अपना संतुलन, मानसिक संतुलन खो बैठता है, गुस्सा करने लगता है। जिस वक्त गुस्सा आ जाता है, आपने फिल्मों में कई में देखा होगा, अरे बाबू गुस्सा मत करो, गुस्सा अकल को खा जाता है। कहा है, सुना? आपको गुस्सा जब आता है तो उस वक्त आप बेचैन हो जाते हैं, और कोई गलत काम, कोई चोरी करेंगे या कुछ और झूठ बोलेंगे, तभी भी आपके मन में आता है कि यार इस समय गलत कर लिया। तो राम जब सीता को खो दिया, यानी अपना, मनुष्य ने अपना विवेक खो दिया, दिमाग खो दिया, तो जब तक वो उसको वापस नहीं ला पाएगा तब तक वो किसी चीज में कामयाब नहीं होगा। और वो अकेला नहीं ला सकता वापस, अपने विवेक को वापस नहीं ला सकता अकेला। उसको कौन चाहिए साथ में? हनुमान चाहिए। हनुमान यानी ये जो मेरे शरीर में श्वास चल रही है उसको हनुमान मैं कहता हूं। और साथ में लक्ष्मण चाहिए, जो मेरा विवेक है, जो मेरी समझ है, जो मेरे उसमें जागरूकता मेरे शरीर में है, वो चाहिए। तो जागरूक हुए बिना और अपने श्वास को कंट्रोल किए बिना मैं अपने दिमाग को नहीं वापस ला सकता। करके देखिएगा, जब कभी दिमाग में गुस्सा आ जाए तो 1 मिनट के 10 सेकंड के लिए आंख बंद कर लीजिए और अपनी सांस को देखने लग जाइए कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। इसकी जागरूकता बनी रहे। जागरूकता यानी लक्ष्मण, और ये श्वास यानी हनुमान। ये जागरूकता बनी रहे कि मेरा श्वास आ रहा है, जा रहा है। थोड़ी 30 सेकंड करेंगे, 1 मिनट करेंगे, इतने में आपका गुस्सा चला जाएगा, आपका दिमाग वापस वहीं ठिकाने पे आ जाएगा, विवेक वापस आ जाएगा। तो ये एक प्रकार से इस रामायण के माध्यम से मैंने आपको बताया कि बुद्ध की शिक्षा, जो विपश्यना की शिक्षा है, वो ये है कि अपने आपको अगर ठीक से अपने अंदर के विवेक को समझेंगे, अपने आप को अगर समझेंगे, तो हर प्रश्न का उत्तर आपके अपने अंदर है। थोड़ी देर अगर अपने अंदर झांक के देखेंगे, अपने आप पर विश्वास करेंगे। मैं अगली बात कहने वाला था, उस पर आऊँगा। अपने आप पर विश्वास करना सीखिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि,
मैं ही ब्रह्म हूं। जिस दिन आपको अपने ऊपर यह विश्वास हो जाएगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, आप वाकई मान लीजिए मेरी बात और याद रखिएगा कि किसी डॉक्टर सुभाष चंद्र ने कहा था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। अरे वाह, वाकई मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। ऐसा आभास आपको होने लगेगा, ऐसा आपको महसूस होने लगेगा और आपकी हिम्मत और बढ़ती चली जाएगी। और कोई प्रश्न है? हेलो सर। जी जी, आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचे सर? अपने बारे में कुछ बताइए। भाई, ये सब बात बता रहा हूं मैं, जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं ना आपसे, यही मंत्र है। अपने आप पर विश्वास रखना। कभी भी जब तक, जैसे मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। जब हमने एक विचार किया, ये मुंबई शहर में मैंने एसएल वर्ड लगाना शुरू किया, एक बच्चों का खेलने का अम्यूज़मेंट पार्क जिसको बोलते हैं। तो उसको, बल्कि बड़ी अच्छी, मुख्यमंत्री जी के लिए भी बड़ी एक बात बताना चाहूँगा कि उस समय जब मैं महाराष्ट्र सरकार के पास गया कि मुझे अम्यूज़मेंट पार्क लगाना है, बच्चों के खेलने की जगह बनानी है, तो उन्होंने बड़ा तकलीफ़ दी। सरकारी तंत्र आज तो बहुत ठीक हो गए, उस समय में, आज मैं 30 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा नहीं 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 लगा सकते। वो जबकि किताब में, कानून की किताब में लिखा था कि यहाँ पे नो डेवलपमेंट जोन है, यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क बन सकता है। लेकिन किसी अफसर के दिमाग में आ गया, अरे ये दिल्ली वाला सेठ है, ये आया है, कल को यहाँ पे मकान, ऑफिसेज बना के, रेजिडेंस बना के बेचने लगेगा, तो क्या करेंगे? अरे भाई, क्यों शक कर रहे हो मेरी नीयत पर? तो नीयत पे शक करना हम खूब जानते हैं। इस देश में परंपरा है कि दूसरे सामने वाले की नीयत पे जल्दी से यकीन नहीं करेंगे जब तक वो प्रूव अदरवाइज ना करे। तो खैर, वो बड़ी तकलीफ़ें हुई मुझे, और 150% उन्होंने इनकम टैक्स, उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगा दिया। जो सिनेमा घर में लगाते थे वही हमसे लेने लगे। तो लड़ाई बहुत लड़ी। तो मन में एक बार आया कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि सरकार है और जो लोग, जनता है, उनके बीच की कुछ कड़ी कुछ बने। उसको सोच के मैंने कहा टेलीविज़न शुरू करते हैं। तो टेलीविज़न के लिए बात आई तो उन्होंने कहा कि आप तो कर नहीं सकते, ये तो सरकार, भारत सरकार की एक मोनोपोली है, प्राइवेट सेक्टर में टेलीविज़न अलाउड नहीं था तब। और आपको हैरानगी होगी कि 92 में जब मैंने शुरू किया, 97 तक हम इलीगल चला रहे थे टेलीविज़न। जी टीवी इलीगल था 1997 तक। 1997 आके कानून बना है, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ 97 में किया गया है। तो जो मैंने क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि डोंट टेक नो फॉर एन आंसर। और तब तक, जब तक आप हार नहीं मानेंगे, तब तक आपकी हार नहीं है। ये जिंदगी में समझिए। और यही मेरा कामयाबी का मुझे हमेशा यहाँ तक लेके आया। सर, मैं आप लोग के बारे में बहुत सुना हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्टेज में आकर आप लोग का चरण स्पर्श करूँ। आ जाइए। थैंक यू। सभी लोग आएंगे तो मुश्किल हो जाएगी भाई। अच्छा, और कोई एक प्रश्न और लें? गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम लीलेश यादव है, मैं 11th का स्टूडेंट हूँ। सर, व्यक्ति के सफलता के लिए उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वो किन चीज़ों पर फोकस करे कि वो उसे कामयाबी की ओर ले जाए? बस सीएम साहब, फोकस किन चीज़ों पे करना चाहिए जिससे वो कामयाबी पे की तरफ ले जाए? 3 चीज़ें मैंने बताया आपको। एक तो ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट, हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, एंड हैव फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी टू सक्सीड। दीज 3 थिंग्स। हेलो सर, मेरा नाम दीपेंद्र कुमार गर्ग है। मैं मॉडल स्कूल दंतेवाड़ा से आया हूँ। मेरा क्वेश्चन है श्री माननीय डॉक्टर रमन सिंह से है। सर, आपके लाइफ में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने क्या क्या किए सर?
वेरी गुड, तालियां बजाइए उसके लिए। सुभाष जी ने सफलता के मंत्र बताए। आपने मुझसे प्रश्न किया कि मैं सफल कैसे हुआ। एक चीज़ जो सुभाष जी बता रहे थे वो एक प्रैक्टिकल जीवन में आया कि हार से कभी निराश होकर बैठना नहीं, जीवन का एक सबसे कठिन और मूल मंत्र है। और जहाँ आप पराजित भी होते हो, जहाँ आप पीछे भी रह जाते हो, फेल भी हो जाते हो, उस दृष्टि से भी, उस समय भी आपको हार नहीं मानना चाहिए। जो सुभाष चंद्र जी बता रहे थे, कई जीवन में छड़ा है। एक इलेक्शन में हार गया, लोगों ने सुझाव दिया कि तुम राजनीति से हट जाओ, डॉक्टरी अच्छे थे, कहाँ ये राजनीति में पड़े हो, तुम्हारे बस का बात नहीं है। पर मुझे लगा कि जिस क्षेत्र में मैं आया हूँ, जो एक बड़ा विषय लेके आया हूँ कि लोगों के बीच जाऊँगा, कुछ बेहतर काम करूँगा, यदि उस हार से घर बैठ गया होता तो मैं अभी यहाँ मुख्यमंत्री की हैसियत से बैठा नहीं होता। फिर मैंने प्रयास किया, लगातार प्रयास करने के बाद, और एक विषय है कि आप खुले मन से, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जो भी प्रयास करोगे, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, जहाँ जाना है, और पूरे समर्पण के साथ, पूरी ताकत के साथ एक लक्ष्य बना के जो बताया गया कि आप एक टारगेट फिक्स करिए।